Hi friends, welcome to my YouTube channel Sanjay Academy. Today we will discuss about NEP 2020. आज हम लोग NEP 2020 के बारे में पढ़ने वाले हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो आज की क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि जब से NEP को लागू किया गया तब से इससे लगभग पूरे सीटेट में अगर हम देखें तो 7 से 8 तक क्वेश्चन आए गए, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको समझ लीजिए। आज इससे रिलेटेड जो भी चीज़ है मैंने सब कुछ यहाँ पर मेंशन कर दिया है। इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना, इतना आप पढ़ लीजिए, ठीक है। इतने को अपने माइंड में रखिएगा, जिससे आपकी सोच जो होगी वो डेवलप हो जाएगी, आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आ जाएगी कि हमको किस प्रकार से क्वेश्चन को इनकाउंटर करना है जो हमारे सामने आए। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये नीति 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 20 इसलिए क्योंकि 2020 में इसको लागू किया गया, लाई गई। इससे पहले कब आई थी? 1986 में, ठीक है। तो 34 ईयर्स बाद, 34 साल बाद इस शिक्षा नीति को लाया गया है। चलिए अब इससे रिलेटेड जो भी है हम उसको पढ़ते हैं। 29 जुलाई 2020 को एनईपी को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी, मतलब संसद ने 29 जुलाई 2020 को इसको मंजूरी दे दी। लगभग पूरे भारत में इसको लागू कर दिया गया, ठीक है। किसकी तरफ से? सेंटर की तरफ से। अब स्टेट इसको लागू करें या ना करें वो उनके ऊपर है, इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। 1985 में एजुकेशन मिनिस्ट्री को एचआरडी कर दिया गया था। 1985 में राजीव गांधी जी की सरकार थी, तो उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कर दिया था, मानव विकास मंत्रालय, ठीक है। एचआरडी जिसको कहते हैं। लेकिन एनईपी 2020 के द्वारा फिर इसका नाम बदल दिया गया। अब इसका नाम क्या कर दिया गया है? एचआरडी के स्थान पर एजुकेशन मिनिस्ट्री, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। जून 2017 में के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में नीति के लिए कमेटी गठित की गई थी। कब? जून 2017 में। के कस्तूरी रंगन कौन है? इसरो के पूर्व चेयरमैन, ठीक है, हेड। यही जो थे वो इस कमेटी के हेड थे, ठीक है, जिसने इस एनईपी को बनाया। अब एनईपी 2020 ऑन स्कूल एजुकेशन। अब एनईपी जो है वो स्कूल एजुकेशन पर क्या क्या कहती है, क्या क्या किया जाना चाहिए, उसके बारे में पढ़ लीजिए। यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो समझ पर आधारित आते हैं, वो समझ देख लीजिए। एनईपी का उद्देश्य क्या है? रटने को दूर करने की आवश्यकता, ठीक है, रोट मेमोराइजेशन को कम करना, परीक्षाओं में लचीलापन, पाठ्य पुस्तकों पर अधिक निर्भरता को हतोत्साहित करना, मतलब डिस्करेज करना। जो टेक्स्ट बुक सेंटर्ड एजुकेशन है इसको डिस्करेज करना। बच्चों का समग्र विकास करना, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, बच्चों का समग्र विकास करने के लिए ये इसका मेन उद्देश्य है नीति का, ठीक है। आज मैं आपको लचीलापन वर्ड का मतलब बताऊंगा। लचीलापन कहीं भी अगर आप वर्ड सुने अपने सीटेट में या कहीं भी, उसका मतलब क्या होता है। चलिए पढ़िए आगे, अभी आगे आएगा तभी पढ़ाएंगे। अब सामान्य सुधार इससे क्या क्या हुए हैं वो देख लीजिए। सामान्य सुधार एनईपी 2020 के अनुसार 2030 तक सकल नामांकन अनुपात, ग्रास एनरोलमेंट रेशियो कराना, मतलब सभी बच्चों का नामांकन हो जाए। कब तक? 2030 तक। इसको कहते हैं जीईआर, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। इनकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। ईसीसी की फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है और जीईआर की भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट, प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन। इसका मतलब होता है सभी को शिक्षा को प्रोवाइड कराना। ओपन स्कूलिंग सिस्टम के माध्यम से लगभग 2 करोड़ स्कूली बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में वापस लाना। जो लोग ड्रॉप आउट कर चुके हैं, छोड़ चुके हैं, तो उनको पुनः ओपन स्कूलिंग सिस्टम, एक लेटरल सिस्टम बनाया गया उन लोगों के लिए, जिससे वो पुनः शिक्षा को प्राप्त कर सकें। स्कूलों में मौजूदा 10+2 प्रणाली को 3, 8, 8, 11, 11, 14, 14, 18 आयु वर्ग के अनुरूप 5+3+3+4 में बदला गया है। इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब 5+3+3+4 इसका मतलब क्या है, क्या अबाउट, इसका ऑपरेशन कर लेते हैं। देखो यहाँ पर इसका ऑपरेशन करेंगे बहुत अच्छी प्रकार से।
10+2+3 प्रणाली जो अभी तक चल रही थी 2020 तक, प्रणाली को सबसे पहले कोठारी आयोग 1964-66 ने दिया था। किसने दिया था? कोठारी आयोग ने। अब 5+3+3+4 को किसने दिया? ये नीति 2020 ने। अब देख लीजिए ये है क्या, 5+3+3+4 क्या, ये ईयर्स है। ठीक है, क्या है? ईयर्स है। अब देखो एज, बच्चे की एज, बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है, ये नीति 2020 के अनुसार 3 साल का तैयार बच्चा चाहिए स्कूल में पढ़ाने के लिए। ठीक है, आंगनबाड़ी में खेले कूदे अपने, 3 साल से पहले तक घर में रहे, दूध दूध पिए अपने, ठीक है, मजबूत हो जाए थोड़ा। फिर जब 3 साल का तैयार बच्चा हो जाए, फिर उसको हम स्कूल लाएंगे, समझे रहे ना, आराम से। ठीक है, अब 3 साल का बच्चा ले आएंगे हम, उसको हम आंगनबाड़ी में कर देंगे, मतलब खेले कूदेगा अपने आंगनबाड़ी में, सतुआ उतुआ खाएगा आराम से। ठीक है, इसके आगे क्या होगा? 3 से 8 साल तक, मतलब 5 साल, 5 साल में वो आंगनबाड़ी कितने सालों तक करेगा? 3 साल तक। 3 साल तक आंगनबाड़ी में रहेगा। 5 को ऐसे ब्रेक कर लीजिए, 3+2, 3 साल उसने आंगनबाड़ी कर ली, 2 साल क्या करेगा? कक्षा 1 कक्षा 2 तक पढ़ेगा। तो 5 साल में के अंतर्गत कक्षा 2 तक की उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पर क्लास है, मैंने सब कुछ लिख दिया है। अब इसके बाद अब हमारा बच्चा तैयार हो गया, 3 साल का तो लेके आए थे, ठीक है, समझे रहे ना। 5 साल हमने उसकी स्कूलिंग करा दी, 3 साल आंगनबाड़ी करा दी, और 2 साल हमने क्लास सेकेंड तक पढ़ा दिया। अब वो कितने का हो गया? 5+3, 3 का आया था तो 5 और 3 8। ठीक है, ऐसे जोड़ते चलना, तभी आपको याद करने में ध्यान रहेगा। ठीक है, ट्रिक बना लीजिए। 5, ठीक है, 3 साल का था, 5 और जोड़ दी 8। अब 8 साल का बच्चा हो गया, क्लास सेकेंड पास कर गया। अब 8 साल से 11 साल तक, मतलब 3 साल तक क्या करेगा? कक्षा 3 कक्षा 4 कक्षा 5 तक पास करेगा। ठीक है, उसकी 3 साल की पढ़ाई होगी। 3 साल, 3 का मतलब ये है। ठीक है, बच्चा हमारा 5 साल तक पढ़ गया, पास आउट हो गया। अब फिर तब कितने साल का हो गया? 11 का तो हो गया था, 5 पास तक करते करते। अब 3 साल इसमें और जोड़ दीजिए, तो 11 3 14, तो 11 साल से 14 साल तक के बच्चे 3 क्लासों को करेगा, 6th 7th और 8th क्लास। अब 8th क्लास को पास करते ही बच्चे की एज हो गई 14 ईयर, 14 साल का बच्चा हो गया तैयार। अब 14 साल के बाद वो 4 क्लासें और पढ़ेगा। कौन कौन सी पढ़ेगा? 9, ठीक है, 9th 10th 11th और 12th। जब तक 12th पास करेगा तब तक कितने साल का हो जाएगा? 18 साल का हो जाएगा। अब जो 10+2 वाली जो पहली प्रणाली थी, उसमें पता है एक चीज क्या थी? जो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे थे, इन बच्चों के लिए कोई पढ़ने का प्रोविजन नहीं था। ठीक है, सीधे बच्चा 6 साल का स्कूल में एंट्री करता था। तो 3 से 6 साल तक के बच्चे जो थे वंचित थे, उनके लिए इस प्रणाली को चेंज किया गया है। दैट्स ओके। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं। देखिए लिखा है प्री प्राइमरी स्कूल एजुकेशन, प्राइमरी में जाने से पहले, प्राइमरी में जाने से पहले देखिए ये लिखा है 3 to 6 ईयर्स तक, मतलब पहले 3 से 6 साल तक के बच्चे थे वो वंचित थे पढ़ाई से। ईसीसी, इसी का नाम है ईसीसी, बहुत बार इसकी फुल फॉर्म पूछी गई, याद कर लो। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ईसीसी। कितने साल के बच्चों के लिए? 3 से 6 साल के बच्चों के लिए है। के तहत पूर्व से वंचित 3 से 6 साल के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। यह वह उम्र है जिसे विश्व स्तर बच्चों की मानसिक क्षमताओं के विकास के सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा माना गया है, नीति में लिखा भी है कि लगभग हमारे जो माइंड का डेवलपमेंट होता है वो 5 साल तक 85% हो जाता है। तो ये एज जो होती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो इसको डेवलपमेंट के लिए बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशन मिल सके, उनका डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट अच्छा हो सके, इसलिए 3 to 6 ईयर के बच्चों को इसमें इंक्लूड किया गया। 3 से 6 वर्ष की आयु तक आंगनबाड़ी। हाँ, अब जो बच्चा तैयार कितने साल का था? घर से कितने साल का बच्चा आया था दूध पी के? 3 साल का। अब 3 साल के बाद 3 से 6 वर्ष तक तो हमने इसको आंगनबाड़ी करा दी, 12 वर्ष तक की हमने स्कूली शिक्षा करा दी। अब बच्चा कितने साल का हो गया तैयार? 18 वर्ष का। ठीक, इसी की फुल फॉर्म ध्यान रखना।
अब प्राइमरी एजुकेशन पर क्या कहती है ये नीति, देख लीजिए। ये नीति 2020 फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी की भी फुल फॉर्म पूछी गई है, फैलन की फुल फॉर्म पूछी गई, निपुण की भी पूछी गई है। तो पहले तो फैलन की फुल फॉर्म देख लीजिए, मूलभूत साक्षरता व संख्यात्मकता। ठीक है, इसकी क्या है, मूलभूत साक्षरता व संख्यात्मकता, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। बच्चों के अंदर मूलभूत मेन बेसिक चीजें उनको आने लगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। राज्य 2025 तक, ध्यान रखना टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य 2025 तक ग्रेड 3 तक के, मतलब क्लास 3 तक के सभी विद्यार्थियों को आधारभूत साक्षरता व संख्यात्मकता प्राप्त करने के लिए योजना बनाएंगे। आधारभूत का मतलब होता है फाउंडेशन, मतलब बच्चे ऐसे हों कि सरल वाक्यों को पढ़ने लगे, गुणा करने लगे, जोड़ करने लगे, घटाना करने लगे, बेसिक छोटी छोटी चीजें उनको आने लगे। कब तक, क्लास 3 के अंत तक। ये फैलन को किसके अंतर्गत रखा गया है, निपुण के अंतर्गत। ठीक है, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत इसको लागू किया गया, रखा गया है। निपुण की फुल फॉर्म क्या होती है, इसको भी पूछा गया है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। ठीक है, ये लंबी चौड़ी फुल फॉर्म है, तो आप इसको ध्यान रखना। चलिए आगे इसको मेंशन कर देंगे, लिख देंगे। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत इसको लागू किया गया, किसको, यह फैलन को, जिसका उद्देश्य कक्षा 3 के अंत तक के बालों अर्थ के साथ, अभी यहाँ से पढ़िए, अर्थ के साथ सरल वाक्यों को पढ़ने, मतलब छोटे छोटे वाक्यों को पढ़ने लगे, बुनियादी गणित समस्याओं को हल करने लगे। मतलब डेली लाइफ में अगर शॉप पर कहीं गए तो कोई हमने चीज ली, तो कितने, अगर आपने 10 का नोट दिया तो 4 की हमने सौदा ली, तो कितने रुपए बचे, 6 रुपए बचे। छोटी छोटी चीजें बच्चों के अंतर्गत आने लगी, ये है इसका मतलब। आगे, आवश्यक सीखने, महत्वपूर्ण सोच को बढ़ाने तथा अनुभवों द्वारा सीखने, क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे सबसे ज्यादा। ठीक है, द्वारा अधिक सीखने पर ध्यान देने के लिए सिलेबस को भाई कम किया जाएगा, इसीलिए सिलेबस को हटाया गया है, आपको ध्यान दिया होगा। ठीक है, सभी में सिलेबस को और कम कर दिया गया, एक तो पहले कम था, कहा भाई और कम कर दो, बच्चों को ज्यादा टाइम मिल जाए खेलने उलने के लिए। विद्यालय में विषय के चयन की छूट व लचीलापन में वृद्धि की जाएगी। अब समझ लीजिए लचीलापन क्या होता है, ये बहुत बड़ा परेशान करता है, मुझे भी करता था, कहीं भी यार लचीलापन लचीलापन। देखो इंग्लिश में कहते हैं इसको फ्लेक्सिबिलिटी। साइंस है, जैसे हमने 10th पास किया, 10th के पास बाद या तो हम मैथ लें, मतलब मैथ की स्ट्रीम से जाएं, पीसीएम या पीसीबी ग्रुप लें, या बायोलॉजी लें। ठीक है, बीएससी में क्या है, या तो हम मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री लेंगे या बायोलॉजी से करेंगे। तो इन फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है चेंज करना, बहुत ज़्यादा इनमें हार्ड प्रिपरेशन मत रखिए। अब बीएससी अगर मैं कर रहा हूँ इसमें, ठीक है, अगर कोई बच्चा बीएससी कर रहा है तो वो फिजिक्स भी पढ़ रहा है, ठीक है, उनको हिस्ट्री भी पढ़ाओ, लो हिस्ट्री भी पढ़ाओ अगर वो पढ़ना चाह रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी देना। अब पहले क्या, नहीं फिजिक्स है तो मैथ ही लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, केमिस्ट्री लेनी पड़ेगी, फिजिक्स के साथ हिस्ट्री पढ़ाओ, इकोनॉमिक्स पढ़ाओ, साइकोलॉजी पढ़ाओ, ठीक है, फिलॉसफी पढ़ाइए। तो लचीलेपन वर्ड का मतलब होता है बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड कराना, कहीं भी ये आ जाए, इसका मतलब यही होता है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं, इतना तो हमने पढ़ लिया। भाषा शिक्षण, अब देखते हैं भाषा शिक्षण पर एनईपी क्या कहती है, क्या है भाषा शिक्षण। कम से कम ग्रेड 5 तक शिक्षण कार्य मातृभाषा में या स्थानीय भाषा में किया जाएगा। क्लास 5 तक मदर टंग, नेटिव लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज में बच्चे की पढ़ाई की जाएगी। क्यों, इसमें बच्चे को सबसे ज़्यादा समझ में किसमें आता है, अपनी मातृभाषा में। छात्रों के लिए विकल्प के रूप में स्कूल और उच्च शिक्षा के सभी स्तरों पर संस्कृत, अच्छा संस्कृत पढ़ाई जाएगी, पेशकश की जाएगी। इसमें त्रिभाषा फार्मूला भी शामिल होगा। आइए जानते त्रिभाषा फार्मूला की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या है, देखिए त्रिभाषा सूत्र की आवश्यकता। भाषा सीखना बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ओके, इसका प्राथमिक उद्देश्य, किसका,
त्रिभाषा सूत्र का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बहुभाषिकता व राष्ट्रीय सद्भावना को बढ़ावा देना, ठीक है, सोशल इंटीग्रेशन, ठीक है, कल्चरल इंटीग्रेशन। उद्देश्य बहुभाषिकता मल्टीलैंग्वेलिज्म को बढ़ावा देना। इसे त्रिभाषा सूत्र से हिंदी भाषी व गैर हिंदी भाषी राज्यों के मध्य अंतर को भी कम करना। पहले तो एक सेपरेशन चलता था, जो साउथ इंडिया वाले हैं वो नॉर्थ इंडिया की जो हिंदी लैंग्वेज हम लोगों की है इसका बहुत विरोध करते थे, ठीक है, कि हिंदी हम पर थोप दी गई है, जो तमिल तमिल बोलने वाले, तेलुगु बोलने वाले हैं, तो उन बैरियर को खत्म करने के लिए इस त्रिभाषा सूत्र को लाया गया है। सांकेतिक भारतीय सांकेतिक भाषा इंडियन साइन लैंग्वेज ISL, ठीक है, को पूरे देश में मान्यता दी जाएगी। किसको? इंडियन साइन लैंग्वेज को, जिसका उपयोग श्रवण बाधित हियरिंग इम्पेयरमेंट द्वारा किया जाएगा, ठीक है, किस लैंग्वेज का? इंडियन साइन लैंग्वेज का, भारतीय सांकेतिक भाषा। ये एक फैक्ट है। समावेशी शिक्षा को 1974 में भारत में लागू किया गया था। कब लागू किया था? 1974 में भारत में। किसका? इंक्लूसिव एजुकेशन को। NEP 2020 सुनिश्चित करती है कि कोई भी बच्चा जन्म या परिस्थिति के कारण, ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए, या तो जन्म के कारण या परिस्थिति के कारण, कि ऐसे ना हो कि कोई बच्चा इसलिए वंचित रह जाए कि उसकी परिस्थिति ना हो, ठीक है, वो इफर्ट ना कर सकता हो, इस आधार पर बच्चे को सीखने के, पढ़ने लिखने के अवसर ना खोए। ये NEP का उद्देश्य है। विकलांग डिसेबल्ड बच्चों को आधारभूत स्तर प्राइमरी से उच्च शिक्षा तक, ठीक है, हायर एजुकेशन तक नियमित स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में पूर्ण रूप से भाग लेने के लिए सक्षम बनाया जाएगा। बस कंप्लीट है क्लास, इतनी है। देखिए अब आकलन क्या है? आकलन सुधार, यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे गए। 360 मूल इवेल्युएशन क्या है? आकलन असेसमेंट रिफॉर्म, नए शैक्षिक मूल्यांकन सुधारों में समग्र प्रगति कार्ड, व्हाट इज HPC, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड आ सकता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है जी? वो देखिए, बनाया जाएगा जिसमें छात्रों के सीखने के परिणामों की निगरानी की जाएगी। क्या बनाया जाएगा? समग्र प्रगति कार्ड, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, इसको शॉर्ट में HPC भी कहते हैं। 360 मूल्यांकन क्या है देख लीजिए। व्हाट इज 360 एवेल्युएशन? इसमें प्रत्येक छात्र के संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक पक्षों के विकास का बारीकी से विश्लेषण किया जाएगा। सीखने के कितने पक्ष होते हैं? 3 होते हैं, कोग्निटिव, इमोशनल एंड अफेक्टिव, साइकोमोटर। ओके, तो तीनों पक्षों का मूल्यांकन किया जाएगा, केवल संज्ञानात्मक का ही नहीं। इसमें विद्यार्थी की विशेष क्षमताओं को शामिल किया जाएगा। इसमें क्या क्या होगा देख लीजिए। स्व मूल्यांकन, सेल्फ इवेल्युएशन, सहपाठी मूल्यांकन, पीयर असेसमेंट, प्रोजेक्ट कार्य, खोज आधारित अध्ययन, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, प्रदर्शन, क्विज, रोल प्ले, समूह कार्य, पोर्टफोलियो के साथ ही साथ शिक्षक मूल्यांकन और टीचर इवेल्युएशन को भी इसमें शामिल किया गया। 360 पता कहाँ से आया? ये सर्किल है, पूरा सर्किल 360 का होता है, वहां से इसको लिया। मतलब है कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा, सबको इंक्लूड कर लिया जाएगा, ये है इसका मतलब 360 का। चलिए भाई, 360 में क्या क्या आता है वो ध्यान रखना आप। सब कुछ ही आता है, कोई छुटाई नहीं। प्रोजेक्ट कार्य वो भी आता है, पीयर असेसमेंट वो भी आता है, सेल्फ असेसमेंट वो भी आता है, टीचर असेसमेंट वो भी आता है, ठीक है। अब देखते हैं NEP 2020 योगात्मक मूल्यांकन, असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, ओके, रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट में बदलाव की सिफारिश करती है। हाँ, बिल्कुल सिफारिश करती है। NEP 2020 ने क्या कहा है कि जो रचनात्मक मूल्यांकन है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए और समेटिव असेसमेंट को कम करना चाहिए। समेटिव असेसमेंट वो होता है जो केवल सत्रांत में होता है, वर्ष के अंत में केवल एक बार होता है, जैसे हमारी बोर्ड परीक्षाएं हो गए, एनुअल एग्जाम्स हो गए, ठीक है, तो उनको कम किया। प्रक्रिया के दौरान, पढ़ने के दौरान साथ साथ टेस्ट होने चाहिए, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, जिसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। मूल्यांकन अधिक योग्यता आधारित होगा, ओके, जो सीखने व विकास को बढ़ावा दे तथा विश्लेषण, महत्वपूर्ण सोच, वैचारिक स्पष्टता जैसे उच्च क्रम कौशल का परीक्षण करना, बच्चे की हाइयर ऑर्डर थिंकिंग, थॉट को डेवलप करना, उसका विकास करना, उसका परीक्षण करना, ये चीज हो गई। परख, इसकी फुल फॉर्म ध्यान करिए, याद कर लीजिए।
एक नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, जिसका नाम क्या होगा, परख। परख नाम से एक बुक भी चलती है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर एक केंद्र का नाम है परख। परख की फुल फॉर्म क्या है, पूछी गई है सीटेट में। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। हिंदी में क्या कहेंगे, प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा व समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण करना, एनालिसिस ऑफ नॉलेज को मानक सेटिंग निकाय के रूप में स्थापित किया गया है। आपको केवल परख की फुल फॉर्म याद रखनी है और परख के बारे में इतना याद रखना है कि ये एक जो है राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है, बस। क्लास कंप्लीट, इतना और पढ़ लीजिए। अब वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर क्या क्या है एनईपी ने। वोकेशनल एजुकेशन को कक्षा 6 से विद्यालय में शुरू किया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप भी शामिल होगी, ठीक है। ये देखिए, एनसीईआरटी द्वारा 2025 तक सभी टारगेट ऐसे 25 तक, 35 तक, 30 तक, 25 तक एक नया व व्यापक एनसीएफएसई 2020-2021 को विकसित किया जाएगा। एनसीएफएसई क्या होता है, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। एनसीएफ 2005 पढ़ते हैं, उसी से है। तो एनसीएफ तो इतना हो गया, एसई का मतलब हो गया स्कूल एजुकेशन के लिए, ठीक है। अब एनईपी और हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन पर क्या कहती है वो देख लीजिए, बस इतना ही है। उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम के विषयों का लचीलापन होगा। लचीलापन समझ गए अभी। फिजिक्स पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ लीजिए। इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, मैथ पढ़ लीजिए। कुछ भी मिक्सअप, हिंदी पढ़ते हैं तो साइकोलॉजी पढ़ लीजिए, कुछ भी, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं हम बच्चे को, लचीलापन है, ये नहीं है हार्ड सेपरेशन नहीं कि आप यही सब्जेक्ट पढ़ेंगे। एवं उच्च शिक्षा में जीईआर सकल नामांकन रेशियो तो 2035 तक 50% बढ़ाया जाएगा। कब तक, 2035 तक। उच्च शिक्षा में 3.5 3.5 करोड़ सीटें जोड़ी जाएंगी उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन। एमफिल को बंद कर दिया गया। आपको ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए कि एनईपी 2020 के द्वारा किस कोर्स को बंद कर दिया गया, तो एमफिल को बंद कर दिया गया, मास्टर ऑफ फिलॉसफी। शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को जल्द से जल्द जीडीपी, इसमें जो करंट में जीडीपी का 0.43% सरकार खर्च करती है केवल एजुकेशन पर। कितना करना चाहिए, 6%। ये किसने सुझाया है, एनईपी 2020 में होता है। जो डेवलप्ड कंट्री है वो अपनी जीडीपी का 7 से 8% तक खर्च करते हैं और हम लोग कितना कर रहे हैं, मात्र 0.43%। करने के लिए केंद्र व राज्य मिलकर काम करेंगे। अब लास्ट पॉइंट, ये नीति 2020 को लागू करना सभी राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है। कोई स्टेट चाहे कि मैं नीति 2020 को लागू नहीं करेगा तो नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये उसके ऊपर करे या ना करे, कोई ऐसी वो नहीं है, फोर्स नहीं है कि आपको करना ही है। चलिए, हमने इससे रिलेटेड सभी कुछ कर लिया। इस पर आधारित हम लोग जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। आपके लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है। थैंक यू फॉर वाचिंग। क्लास को सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग। क्लास को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दें, ठीक है, जिससे हमको एक मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वाचिंग।